बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज रिजर्व नशिस्तों के हवाले से नेशनल असम्बली के अंदर हल्फ ले लिया गया कुछ मेंबरान का। अब उसके ऊपर बहस ये है जो आज चल रही है वो ये कि ये जो कुछ हुआ है ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। हालात इस तरह के हैं कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या अगर मैं ये कहूं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम एक ग्रैंड अलायंस बनाएंगे धांधली के खिलाफ, बल्कि धांधले के खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज रजिस्टर करवाएंगे और ये एहतजाज अब चलता जाएगा। उसका जो पहला शो है वो इतवार के रोज़ होगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वज़ीर आला उसको लीड करेंगे। जहां ये सिलसिला चल रहा है वहीं हुकूमत की जानिब से भी क्लियर मैसेज सामने आ रहा है। पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि अगर कुछ ऐसा हुआ, अगर वायलेट किया गया किसी भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट को, अगर कोई इंतशार फैलाया गया, अगर कोई वायलेंस की गई, तो फिर उनका रिस्पांस बड़ा रूथलेस होगा, बड़ा सख्त होगा। ये वो मैसेज है जो कि पंजाब की इलेक्टेड वज़ीर आला की जानिब से आया है। दूसरी जानिब जो मुल्क में हालात इस वक्त हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जगह पर खड़ी है उनके लिए कानूनी चाराजोई एक वाहिद ऑप्शन है, या वो एहतजाज से अपने मकासद हासिल कर सकते हैं? इस वक्त पार्लियामान के अंदर जो भी जमातें मौजूद हैं, जिस शक्ल में मौजूद हैं, जितने मेंबरान मौजूद हैं, उनके वोट्स क्या कल होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए काफ़ी होंगे? क्या जिन मेंबरान ने आज हल्फ उठाया है नेशनल असम्बली के अंदर वाकई उन्होंने तौहीन अदालत की है, वो उसके मुर्तकिब हुए हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आपके जहन में भी हैं, जो कि मेरे जहन में भी हैं। और एक सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जिस हाइब्रिड निज़ाम की बात हम करते रहे, क्या अब वाकई उसका एक प्रो मैक्स वर्जन हमारे सामने आ रहा है? यानी वजारतों के अंदर भी ऐसे लोग शामिल होंगे बाकायदा तौर पर जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत की बल्कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल पेट्रनेज और सपोर्ट हासिल होगी। ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है जो कि शायद इतने ओपनली पहले नहीं होता था, लेकिन अब होने जा रहा है। ये बड़ा इंस्ट्रक्टिव है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में, इसके पहले हिस्से में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब हम उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा ही कहते हैं, वो अलग बात है कि वो पार्लियामान के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो गई है। शुक्रिया तैमूर साहब आपका भी। हमारे साथ बैरिस्टर अकील साहब मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अकील साहब आपका भी। अतर काज़मी साहब हमारे भाई सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जो हालात और वाक़यात है उनके ऊपर उनका एक बड़ा कैंडिड ओपिनियन है, वो हम ज़रूर लेंगे। अतर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इफ़ यू कुड अलाउ, मैं ज़रा अकील साहब, क्योंकि अभी सेशन से आ रहे हैं, तो अकील साहब ये बताइएगा, आज जिन मेंबरान का हल्फ हुआ, अब मैंने अटॉर्नी जनरल साहब को भी सुना, उनके काउंटर में जब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि नहीं, और फिर उमर अयूब साहब ने भी कहा कि जो जिन मेंबरान ने आज हल्फ लिया है ये आइन की खुल्लम खुल्ला वायलेशन है, ना सिर्फ आइन की बल्कि ये बाकायदा तौर पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने ये हल्फ लिया है। तो अगर हम पेशावर हाई कोर्ट का फैसला देखें जो पहले रोज़ आया, फिर जब उसको एक्सटेंड किया गया उस इंटरिम ऑर्डर को 13 तारीख तक, उसको अगर हम देखें तो आपकी नज़र में जो इस वक्त आपके कोलीग्स वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने आज हल्फ लिया, क्या उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से भी था, उन मेंबरान का रिजर्व नशिस्तों के ऊपर जिन्होंने हल्फ लिया, या सिर्फ पंजाब से ताल्लुक था जिन मेंबरान का उन्होंने आज हल्फ लिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा असम्बली का जो इजलास था उसमें थोड़ी सी ताख़ीर मुझे होगी ड्यू टू PSL और ट्रैफिक की वजह से, लेकिन जिन मेंबरान ने हल्फ लिया है उनकी ज़्यादातर तादाद जो थी वो सिंध और पंजाब और दीगर जगहों से थी, और KP से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी तादाद थी ख़वातीन या, और वैसे भी नॉन मुस्लिम सीट्स पे अगर बात की जाए तो वो तो पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत और इलेक्शन एक्ट के तहत। जहाँ तक बात की पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले की, तो माजरत के साथ मेरे लिए तो बड़ा माइंड बॉगलिंग था ये इवन के डिसीजन देखना, कि मैं तो इसको एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहूँगा, क्योंकि जहाँ तक बात है, अगर वाक़तन कोई आइन या एक्ट में कोई ऐसा बाम है और ये कहते हैं कि ये इस
उसकी इलेक्शन एक्ट 2017 की एक स्पेसिफिक शिक जो है वो आईने पाकिस्तान से उसकी अल्ट्रा वायरस है, तो इसको अगर चैलेंज किया है तो इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन को चैलेंज करना चाहिए था। ये इस हाउस को और इस हाउस के स्पीकर को किसी तरह भी कोई भी अदालत जो है वो नहीं रोक सकती कि ओथ एडमिनिस्टर ना करे या कोई भी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किसी जुडिशल जो है उसमें मामले में कोई भी कोर्ट्स हैं तो वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स उससे इम्यून होती हैं। अच्छा, बट ये आपका एक जो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट है वो ज़रा उस साइड पर है कि जाहिर बात है ये काम पार्लियामान के अंदर का है, एंड राइटली सो, कि जो पार्लियामान के अंदर की कार्रवाई है इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन किसी भी कोड ऑफ लॉ के अंदर। बट तैमूर साहब, आपने भी वो फैसला पढ़ा प्रिसाइसली अब, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो इतलात है, जिस एज मच एज अकील साहब हैज टोल्ड अस, करीब उनमें पंजाब के से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन क्या क्लैरिटी से, क्योंकि आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपने वो ऑर्डर शीट भी पढ़ी है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसले का ताल्लुक पेशावर से या खैबर पख्तूनख्वा की रिजर्व नशिस्तों से है, या उसका स्कोप बढ़ जाता है पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदे जो रिजर्व नशिस्तों पर आएंगे उनको भी वो बार करता है कि वो उतना ले? जहाँ तक फैसले की बात है, और ये कोई किसी मातहत अदालत का नहीं है, ये हाई कोर्ट का एक सूबे की प्रोविंशियल बड़े एपलेट फोरम का फैसला है। उसमें जो पार्टीज बनाई गई हैं उसमें स्पेसिफिक खवातीन के नाम हैं, ठीक है, उसमें जमातों के नाम हैं। जिन खवातीन के नाम हैं उनको रिस्पोंडेंट्स करके कहा गया है कि ये रिस्पोंडेंट्स ओथ नहीं लेंगे। ठीक है, हमने उनके पते देखे, वो खैबर पख्तूनख्वा के पते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन जो आइडेंटिफाई की गई हैं, जिनके बारे में शायद ये था कि आज वो ओथ लेंगी, ठीक है, उनको ओथ लेने से पेशावर हाई कोर्ट ने रोका है। और पेशावर हाई कोर्ट ने पहले 6 तारीख के फैसले में रोका है, 7 तारीख को उस फैसले को एक्सटेंड किया है अगली 13 तारीख तक। बिल्कुल। सो अब बैरिस्टर अकील साहब की अपनी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल हो सकती है, वो इख्तलाफ कर सकते हैं अदलिया के फैसलों के साथ, लेकिन अदलिया के फैसले की हम तौहीन नहीं कर सकते। अदलिया ने, अगर एक आला अदालत ने एक फैसला दिया है तो जब तक वो उस फैसले को खुद रिविजिट नहीं करती या उसको अपील में चेंज नहीं किया जाता या उसका फाइनल डिसीजन नहीं आता, तब तक तो उस फैसले को मानना पड़ेगा। जब स्पीकर ये कहेंगे कि नहीं हमें तो अदालत के फैसले की कॉपी नहीं आई, ना हमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ इंस्ट्रक्ट किया है, तो कानूनी तौर पर अगर आज किसी खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी रिजर्व्ड सीट के ऊपर जो खवातीन है किसी ने अगर नहीं लिया हो तो इट मीन्स कि कोई वायलेशन फिर ऑर्डर की हुई नहीं है। अगर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली जिन खवातीन के नाम एज रिस्पोंडेंट्स उसमें मेंशन है, ठीक है, अगर उन्होंने ओथ नहीं लिया तो शायद डायरेक्ट फिर तौहीन नहीं है, लेकिन स्पीकर को ये देखना चाहिए कि एक सूबे की एक आला अदालत ये कह रही है कि जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाते इन मेंबरान से ओथ नहीं लेना चाहिए, तो स्पीकर साहब को ये देखना चाहिए कि क्या बाकी सूबों से ताल्लुक़ रखने वालों से लेने चाहिए। अभी आज मैं आपकी तरफ आ रहा था तो जो हमारे सिंध में एक वकील हैं, उन्होंने कराची में एक वकील उन्होंने भेजा मुझे ऑर्डर उधर का, जहाँ पे भी 3 नशिस्तों पे सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक फाइनल फैसला नहीं हो जाता उनके वोट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काउंट नहीं करने चाहिए। नहीं करे मतलब तो एक सूबा नहीं रह गया। अब देखें ये तीसरी आज पंजाब में भी लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई नोटिस इशू है, लेकिन नोटिस इशू हैं और वो शायद सेशन ही सुबह जल्दी लग गया हाई कोर्ट की समाअत से पहले, तो वरना तो शायद वहां पे भी कुछ इस तरह का इंटरिम ऑर्डर आ जाता। बट आगे आ रहा कल है प्रेसिडेंट सेशन जो था वो 3-4 दिन से प्लान था और ये आज से सेशन आज का नहीं था। ठीक, अच्छा, बट अकील साहब कल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, बट चले मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मैं क्योंकि अतर काज़मी साहब भी इसके ऊपर जरूर पॉइंट आउट करेंगे, मैं चाह रहा था एक दफ़ा ये हम इस चीज़ को क्लियर कर लें। बट अकील साहब आप पार्लियामान का हिस्सा है, डोंट यू थिंक इट्स ये एक डेमोक्रेसी के लिए भी ये ज़रूरी है, डेमोक्रेसी के स्पिरिट के खिलाफ है कि एक जमात चले वो कहते हैं नहीं हम आज़ाद थे लेकिन हम चले अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, उनका हिस्सा है, चले उनकी सीटें हैं, लेकिन बाकी लेने के लिए पहुंच गए कि नहीं जी हमें दे दें इनकी सीटें, ये इनको नहीं मिल सकती कानूनी तौर पर। और शायद एतराज़ भी इस बात पर है कि चले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल रही तो बाकी लेने के लिए पहुंच गए हैं। डोंट यू थिंक दिस डिफीट्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी अकील साहब?
मुनीब साहब, असल में बात यह है कि आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 4 के तहत, 3 के तहत और दीगर उसमें शिकें हैं, उसमें आप देखें तो वो प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे वो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में हिस्सा लिया है उन पे उसकी एक फार्मूला तय हुआ है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी ब्रेक डाउन करना है कि किस जमात ने कितनी सीटों पे वो फाते उनके कैंडिडेट्स करार पाए, तो उस प्रोपोर्शन पे उसकी जो है तकसीम होनी है। अब यहाँ पे ये दिस इज अ गुड आर्ग्यूमेंट कि शायद हमें लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन बात यह है कि उन सीटों का कुछ तो होना है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के किसी कैंडिडेट ने ना नेशनल में ना प्रोविंशियल में कहीं भी नहीं किया कंटेस्ट, तो उसके बाद ये किस तरह हो सकता है कि क्या वो सीटें हवा में ही रहें, क्या उन पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। एक और पॉइंट जरूर आपको कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि अब तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले वो फोरम शॉपिंग कर रहे हैं, एक्चुअली जो असल फोरम है वहां पे नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट मेरी इतलात के मुताबिक शायद ये गए हैं, लेकिन ये पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में ये फैसला कलअदम करार नहीं दिया गया, सिर्फ उनकी वोट काउंट तक कहा गया है कि उनकी वोटें ना गिनी जाएं। और लाहौर हाई कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला, वहां से सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नोटिस इशू किए। यहां पे नेशनल असेंबली के थ्रू इट्स सेक्रेटरी उसको पार्टी नहीं बनाया गया, तो आज स्पीकर साहब ने बजा फरमाया है कि हमें जो है कोई भी स्टे ऑर्डर की कॉपी मौसूल नहीं हुई, बिकॉज द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स सेक्रेटरी हैज नॉट बीन इंप्लीटेड एज अ पार्टी, और सिर्फ प्राइवेट पार्टीज को बनाया है कि इनका ओथ एडमिनिस्टर ना किया जाए। ठीक, अतर साहब अगर देखा जाए, हम अब जरा क्योंकि कानून की बहस तो चले, हमने दोनों साइड्स के आर्गूमेंट सुन लिए हैं, आमिर तैमूर साहब ने भी इस पे बताया है, अकील साहब ने भी बताया, बट ओवरऑल अगर देखा जाए आपकी नज़र में कल अब सदारती इंतखाब है, उसके अंदर मेंबरान, जाहिर बात है इलेक्टोरल कॉलेज ही कुछ इस तरह है, दोनों हाउसेज हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, आपको लगता है कि ये एक फेयर इलेक्शन होगा आफ्टर दी जनरल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा? बट समहाउ ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, मैटर ही नहीं करता, कोई रिजर्व सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है, फर्क नहीं पड़ेगा, इतना डिफरेंस होगा वोट काउंट के अंदर। देखिए, बहुत सारी चीजें जो हालिया अरसे में हुई उसमें कितनी फेयरनेस हमें नजर आ रही है। हमें लग रहा है, देखें, जो आम शख्स उसको जिसको देखने वाले को जो तासुर मिलता है वो ये है कि ये चीजें इन्होंने आपस में बांटनी है, तो इसमें कितना हमें रिगर नजर आ रहा है, कितनी हमें वो डिटर्मिनेशन नजर आ रही है कि जल्द से जल्द आईनी ओहदे जो है वो पूरे किए जाएं। जरदारी साहब का इंतखाब किसी तरीके से भी डिले नहीं होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब ने जो आना है, स्पीकर साहब ने आना है, लेकिन जहां पे जनरल पब्लिक ने अपने लोगों को चुनना था वहां पे क्या आपको ये तेजी नजर आई? अब इसमें बहुत सारी कानूनी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी आईनी बातें हो सकती हैं, पर मेरे ख्याल में जो सामने नजर आ रहा है कि आइन और कानून के साथ जो हालिया अरसे में हमने मजाक किया है और आइन और कानून के नाम पे किया है, उसकी कोई नजीर नहीं मिलती है। कि आपने कहा कि जी 2/3 अक्सरियत मिल रही है खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई को, लेकिन वहां से रिजर्व सीटें लेने के लिए कोई और पहुंच गए और जमहूरियत के नाम पे वो वहां पे पहुंचे। जिन्होंने मुनाजरे करने थे वो इकट्ठे बैठ के अब वोटों की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हम एक बड़े अनफॉर्चुनेट दौर से गुजर रहे हैं, एक तारीख जमहूरी दौर से गुजर रहे हैं। इस दौर के अंदर ज्यादा आइन और कानून की बहस करना इटसेल्फ ही जो है ना, मेरे ख्याल में वो थोड़ा मुनासिब नहीं है, मतलब वो सेहत के लिए शायद अच्छा नहीं होगा। बट अगर हम इसको आगे ले जाएं, बात अब खाली कानून वो हमारी सेहत के लिए भी मुनासिब नहीं है। मैंने इसीलिए नाम नहीं लिया था, वो हमारी से ज्यादा वो आपकी सेहत का मैं कहूँगा कि मुनासिब नहीं है। अगर मैं इस बात नहीं, मैं वो इसलिए कि उसको मैं इसीलिए आई कैन कनेक्ट इट टू समथिंग एल्स व्हिच इज ऑब्वियसली, उसका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। वो है जी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या तहरीक इंसाफ हो, कहते हैं नहीं ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं और वो एहतजाज है। अब पंजाब की इलेक्टेड वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो उसको जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है या उनकी तरफ से जो कहा गया है, ऑब्वियसली शी इज़ द चीफ मिनिस्टर, शी कैन से एनीथिंग दैट शी वांट्स, बट शी इज़ एन इलेक्टेड पर्सन और शायद उनका तरीका इंगेज करने का मुख्तलिफ होना चाहिए, लेकिन उनका जो मैसेज है वो बड़ा क्लियर है। वो क्या फरमा रही है, जरा सुनिएगा। इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में, मेरी नज़र में एक हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि अगर आपने अमनो अमान की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की, तो आई विल बी रूथलेस, मैं सख्ती से पेश आऊँगी। पंजाब की वज़ीर आला सख्ती से पेश आएंगी और वो कहती हैं वो रूथलेस होंगी और लूजर्स माइंडसेट है। हमने लूजर डिसअपॉइंटेड लूजर सिंड्रोम तो हमने सुना हुआ था, बट ये लूजर्स माइंडसेट भी है।
एहतजाज आप करेंगे वेल विद इन पैरामीटर्स ऑफ कानून करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो आपको पता है उन्होंने कहा जी सख्ती होगी, रूथलेस काम होगा। देखें जो अल्फाज का चुनाव था वो बिल्कुल मुनासिब नहीं था एक वज़ीर आला के लिए, वो भी जो हमारे मुताबिक फॉर्म 45 सबके मुताबिक बगैर मैंडेट के वज़ीर आला हैं। तो मैं इसमें सिर्फ ये बात करूँगा कि जी आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप पीसफुल असेंबली करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। ठीक, जो जहाँ तक बात यह है अमन व अमान के अंदर मुदाखलत करने की, अमन व अमान ख़राब करने की, उसकी तो ना इजाज़त होनी चाहिए ना हम करना चाहते। ठीक है, लेकिन यहाँ तो इज्तिमा या जलसा जुलूस करना तो दूर की बात है, 6 गाड़ियों में आप रैली नहीं निकाल सकते, अपने घर या डेरे से किसी चौक तक नहीं जा सकते, आपको पुलिस रोकने आ जाती है। अगर ये विद इन द पैरामीटर्स ही अलाउ कर दें, मैं एक एग्रीव्ड पार्टी हूँ, ठीक है, मैं तो कहूँगा लूजर्स माइंडसेट तो दूर की बात, मेरा तो 104 का फर्क इलेक्शन कमीशन के अपने फॉर्म्स ने गायब कर दिया है यूसुफ रजा गिलानी, और आप 230 से जीते हुए, मैं तो उनके अपने फॉर्म्स के मुताबिक जीत रहा हूँ अब। तो मुझे इजाजत दे दें कि मैं मुल्तान कासिम बाग के अंदर जलसा करता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, किसी सड़क पे कुछ नहीं करते, मैं कासिम बाग भरता हूँ और जलसा जुलूस करता हूँ। मसला तो ये है कि वो कासिम बाग छोड़े, मुझे मेरा डेरा नहीं भरने देंगे। अच्छा, तरीकेकार ये है, डेरा भी वैसे बड़ी बात है, आपको घर के घर भी नहीं बनने। तो बात ये है कि बड़ी बातें हैं, अगर तो कानून और आइन के साथ चलें, हमें जो मुनासिब तरीका है हमें जगह दें, हर शहर में दें, ठीक है, फैसिलिटेट करें। हुकूमत का काम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी है, फैसिलिटेट करना भी है कि आप यहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिस वजह से भी कर रहे हैं आप एग्री ना करें उस बात से, आवाम को अपना गमो गुस्सा एक ग्राउंड में जाके निकालने दें, आप जगह दे दें, उसको प्रोटेक्ट भी करें, सेफ्टी भी इंश्योर करें, वो रियासत की जिम्मेदारी है। तो कोई सड़कें ये भी डर है ना कि वो 9 मई दोबारा ना हो जाए, ऐसे वाकयात दोबारा ना हो जाए, उसका डर तो जी पीटीआई के लोगों को, वर्कर्स को होना चाहिए, राइट, किसी और से ज्यादा है मेरे ख्याल में, बिल्कुल है। देखें, बिकॉज 9 मई के अंदर जो मुलविस थे लोग, जो वीडियो में रिकॉर्ड किए गए, जिन्होंने कुछ घिराव जलाव किया, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, हम सब कह रहे हैं। हाँ। लेकिन जो बेगुनाह खवातीन का आज आलमी दिन है, आज खवातीन की रिजर्व नशिस्तें भी बंदर बांट की जा रही हैं और खवातीन का राइट ऑफ प्रोटेस्ट खवातीन के आलमी दिन पर, खवातीन के आलमी दिन पे आप कह रहे हैं उनके हकूक सल्ब किए जा रहे हैं, कर दिए गए और जेलों में पाबंद सलासिल भी रखा गया है। जो तो मेरे ख्याल में अगर आगे मुल्क को चलाना है, आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने बड़ी अच्छी बात की है, उनको यहाँ की वज़ीर आला को उससे सीखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जी हम वर्किंग रिलेशनशिप फेडरेशन के साथ रखेंगे। हाँ, ये बात नहीं हुई कि जी फेडरेशन को तो हम इस वफाकी हुकूमत को तो हम वैसे देखें, ये बात आपने तो कर दी, लेकिन मुझे पता है बैरिस्टर अकील साहब के लिए ये बात बर्दाश्त करना कि अली अमीन गंडापुर साहब से मरियम नवाज शरीफ साहबा सीखे, ये उनके लिए कमेंट देता हूं, उनके लिए ये बात जरा हजम करना मुश्किल होगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक के चाहता हूँ। और जो पंजाब के वज़ीर आला ने कहा है अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं है इलेक्टेड वज़ीर आला की जानिब से, गो कि उनकी इलेक्शन पर भी एतराज़ है, बट ब्रेक के बाद बस आती है। बैरिस्टर अकील साहब, किसी से भी अच्छी बात सीख लेनी चाहिए, और अगर गंडापुर साहब ने कोई अच्छी बात की है तो आपको सीख लेनी चाहिए। दूसरी बात यह कि यहाँ मैं कहूँ कि बैरिस्टर अकील साहब टेक्सला से लेकर इस्लामाबाद तक रैली निकालें तो आप तो करो फर से आएंगे, 2-4 हज़ार गाड़ियाँ ले आएंगे अपने साथ, तो इधर तैमूर मलिक साहब के तो डेरा नहीं को भरने देगा इन्हें। ये तो कम से कम आप डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करवाएं ना। जी, मैं बिल्कुल वज़ीर आला साहिबा से बात करूंगा कि लंदन की तरह यहाँ पे भी एक हाइड पार्क हो और एक स्पीकर्स कॉर्नर हो, और ये क्योंकि ज़्यादा इस तरह की आदत डाली जाए, नहीं इनको इस तरह के पुरअमन एहतजाज की आदत डाली जाए, क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये है कि ये इश्तियाल अंगेज़ी और 9 मई के तो आपने ऑलरेडी देख लिया, और अभी भी इनकी पार्टी के ज़िम्मेदार लोग बार बार कहते हैं कि यहाँ पे बगावत हो जाएगी और दोबारा एक 9 मई का हम ऐसा करेंगे। असद कैसे साहब की स्टेटमेंट बिल्कुल के देखें, मतलब बात ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो CM KP के हैं, उनका और CM पंजाब का मतलब कंपैरिजन बनता ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कंपैरिजन किधर से ड्रॉ किया गया है। तैमूर साहब की बात को फुली इंडोर्स करता हूं कि इनका आईनी हक है एहतजाज, इनको एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ बट एक बात है ना, बात ये अकील साहब, तो हमें इनके अगर कल ये एहतजाज आपने करना हो, बात करते हैं, ये जलाओ गिराओ हम करना नहीं चाहते।
ये वो नहीं करना चाहते ना, बट उनको डर ये है कि जब असद कैसर साहब आज भी देखें, अली अमीन गन्नापुर साहब का मैं देख रहा था ट्विटर पे ही कि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी मैं 50% दूंगा, आपने मेरे पैसे देने हैं। मतलब फेडरेशन को क्या पैगाम भेजा जा रहा है? इवन जब वो बात करते हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन हाफ हार्टेडली तो काम नहीं करना। ये चारों सूबे मिलके ही पाकिस्तान बनाते हैं। Exactly, हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है। इफ यू वांट टू ब्रिंग पाकिस्तान टुगेदर एंड इफ यू वांट टू वर्क फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए और कौम के लिए काम करना है, तो अब ठीक है, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। बट मैं जरा अतर साहब के पास जाना चाहूंगा। पंजाब की तरफ से, पंजाब की वजीर आला की जानिब से अगर ये कहा गया है कि जी अगर वायलेट करेंगे कोई चीज़, कानून को तोड़ेंगे, इंतशार फैलाएंगे तो रूथलेस होगा, ये हमारी रेड लाइन है, रूथलेस रिस्पॉन्स होगा। अल्फाज क्या बेहतर हो सकते थे कि भाई हम एंगेज करेंगे, आप एहतजाज करें, पुरअमन करें? देखिए, आप तीनों कानूनदान हैं, आपने लॉ पढ़ा हुआ है। ये जो रूथलेस लफ्ज है ना, ये कभी अगर हम मार्कोस के हवाले से पढ़ रहे हो या पिनोशे के हवाले से पढ़ रहे हो, तो वो उसमें कहीं ना कहीं ये चीजें मेंशन होती हैं। क्या आइन कानून जो है वो रूथलेस होता है या जस्ट होता है? जस्ट। कानून तो कभी भी रूथलेस नहीं, वो जस्ट होता है, वो जस्टिस करता है। और सियासी लोग जो हैं वो अल्फाज जो डिक्टेटरों के लिए मोरिख लिखते हैं, क्या कोई मुंतखब वज़ीर आला अपने लिए अगर वो क्वालिटी गिनवा रहा है या वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये मुनासिब है? ये क्वेश्चन उनको खुद अपने आप से करना चाहिए। बाकी ये बात है, सियासत के अंदर आपका इख्तलाफ भी होता है, लेकिन हमने देखा कि पिछले हफ्ते ही यहाँ पे जो एक पुरअमन एहतजाज हुआ GPO चौक के बाहर, वहां पे जिस तरीके से गिरफ्तारियां की गई, इसी तरीके से इस्लामाबाद में भी जो ही किसी रैली का जिक्र आता है, साथ ही दफा 144 का जिक्र आ जाता है। क्या हम प्योंगयांग में रह रहे हैं? ये शुमाली कोरिया है या पाकिस्तान के अंदर लोगों के कोई फंडामेंटल राइट्स हैं? फिर उसके साथ देखें, इन सारी बहस के अंदर देखें कि हो रहा क्या है। अब मोहसिन नकवी साहब का नाम आ रहा है कि वो वफाकी वजीर दाखिला बिल्कुल बने जा रहे हैं। अब कुछ दिन पहले तक वो पंजाब के वो निगरान वजीर आला थे, जहां पे सबसे ज्यादा मुबैना धांधली के इल्जाम हैं, वो वजीर दाखिला आ जाएंगे। जो पहले निगरान वजीर दाखिला थे वो अब बलोचिस्तान के वजीर आला बन गए। हाँ जी। आपको ये मजाक नहीं लगता कि इज दिस सम काइंड ऑफ, आप इस पर हैरान क्यों हो रहे हैं अतर काज़ी साहब? आइन और कानून के साथ जोक किया जा रहा है। आप इस पे हैरान क्यों हो रहे हैं? हमें फिर हैरान भी ना हो तो परेशान भी हैरान भी ना हो, परेशान भी ना हो, तो मैं क्या करूं? नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है। वो क्या कानूनी देखे, उसका जवाब ये है, उसका जवाब ये होता है कि जी कानूनी तौर पर इस पर कोई कदगन नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि मोहसिन नकवी साहब ना सिर्फ वफाकी वजीर दाखिला होंगे, बल्कि वो चेयरमैन PCB का ओहदा भी अपने पास ही उनके होगा, और वो करो फर्ज से दोनों ओहदे बिल्कुल संभालेंगे। और जो वजारत दाखिला की तरफ से जो कानूनी काम होता है, जो काम होगा, वो बाकायदा तौर पर सरअंजाम देंगे। तो अगर किसी को कोई शक शुबा है तो दूर कर लेना चाहिए। बिफोर वी कुड कंक्लूड दिस, तैमूर साहब, एक फैक्टर है जो कि बेहतरीन हो गया। ये तो मैं आपको जो मेरी तस्दीक की है, जी एक्स्ट्रा जो उनकी ओहदे गिनवाए, मुझे ज्यादा सुकून मिला है। मुझे वो कहते हैं ना, ठंड पड़ गई है ना, आपको ठंड पड़ गई है ना। मैंने कहा ठंड पड़ गई है, ठंड पड़ गई है। बस ठीक, बिल्कुल। अच्छा तैमूर साहब, ये जो बार बार बात है, अकील साहब ने एक बात तो पॉइंट की, असद कैसर साहब बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं जी हमें डर है कि ये बगावत ना हो जाए। आपके पार्टी के लोग, मरवत साहब निकलते हैं, वो 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये बार बार कहते रहते हैं। क्वेश्चन इज कि अगर आप इसी तरह से एक इशू को एड्रेस करते रहेंगे, उसकी लीगल साइड आपने बड़ी बखूबी बयान की, लेकिन जब आप इस तरह करते रहेंगे, दैट इज टेकन एज अ कंटेम्प्ट कि जी जो वो हुआ है, आप तो उसका इल्ज़ाम उल्टा एस्टेब्लिशमेंट पे लगा रहे हैं कि ये तो फॉल्स फ्लैग था, आपने करवाया था। देखें, जुडिशल इंक्वायरी इसीलिए होनी चाहिए, इन चीज़ों की हाई पावर्ड जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इन सब मामलात की, ताकि तह तक पहुंचा जा सके कि कौन जिम्मेदार है। जो भी जिम्मेदार है, उसका किसी पार्टी से ताल्लुक़ हो, किसी इदारे से ताल्लुक़ हो, चाहे वो एक आम शहरी हो, उनको फिर आप प्रॉपर जस्ट तरीके से उनके साथ जस्टिस करें, ठीक है। और लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं उनको छोड़ दें, और ये जो डर और खौफ की हवा बनी हुई है उसको ख़त्म करें। जो प्रोटेस्ट का राइट है वो करना चाहिए, बगावत की बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर वो खदशा जाहिर करते हैं, खदशा तो जाहिर किया जा सकता है, उसमें कोई कतगन नहीं है, लेकिन बगावत पाकिस्तान में नहीं हो सकती। हम सब का पाकिस्तान है, बिल्कुल, और इसको इकट्ठे लेके चलना है। और इसीलिए मैंने नए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की बात ये की,
खुशाइंदी है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप वो वफाक के साथ बना के चलाना चाहते हैं। तो आप भी जरा खुला दिल दिखाएं अकील साहब, टुवर्ड्स दी एंड आप भी उनके साथ अच्छा ताल्लुक रखें और आप भी छोटी छोटी बातों से इरिटेट ना हो। अगर तैमूर साहब रैली निकालना चाहते हैं, जलसा करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप भी वसुतुल कल्बी का मुजाहरा करें, क्रैकडाउन ना करवाए ना। यहाँ लाहौर में वो जीपीओ चौक के इस बार अगर कर रहे हैं एहतजाज, आप उन्हें फैंटी पड़वा देते हैं वर्कर्स को, ये भी कोई काम तो ना हुआ ना। मैं सिर्फ ये कहूँगा अगर इन्होंने तो कह दिया है, इनकी अच्छी बात है कि इन्होंने कहा है कि कानून के दायरे में रहते हुए जो भी करें, अगर हम करेंगे और दोबारा पुलिस और छापे मारने आ जाएं, हाँ तो फिर अपने चैनल्स पे हाईलाइट भी कीजिएगा। बिल्कुल करेंगे। आप पार्लियामान में भी करें, मैं तो पार्लियामान तक अभी रास्ता दरवाजा खटका रहा हूँ, दरवाजा तो नहीं, आप वकील साहब को उधर से कॉल कर लेंगे जी, आपने कहा तो नहीं मिला। मुझे वकील कर लें जी, अपने साथ पिटिशन करें, मैं वकील हो जाऊंगा आपके साथ। बस बिल्कुल, फिर तो जीतने के बड़े चांसेस हैं जी, फिर तो जीतने के बड़े चांसेस हैं। बट वकील साहब, टुवर्ड्स द एंड यू मस्ट एक्नॉलेज द फैक्ट कि कम से कम इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर। अब आप इक़्तिदार में आ ही गए हैं तो एहतजाज तो बर्दाश्त करें। जी देखिए, जमहूरियत का हुस्न है, ऑब्वियसली एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हुए हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, वो स्पेस देनी है कि ये एहतजाज करना चाहते हैं, डेफिनेटली इनका राइट है एहतजाज करें। लेकिन हमारी तरफ से डेफिनेटली जिस तरह आपने जिक्र किया कि फ़राग दिली का मुजाहरा होना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पेशावर का विज़िट किया, वहाँ पे फ़राग दिली का मुजाहरा किया, तमाम तर वज़रा आला को बुलाया गया ओथ टेकिंग सेरेमनी में, सारे CMs आए सिवाय एक के CM के। तो देखिए ना, इनकी तरफ से अब एक थोड़ा सा मूवमेंट हुई है पॉजिटिव वे में। तो हमारी तो शुरू से ही अप्रोच एक इंक्लूसिविटी और रिकन्सिलिएशन की है और हम चाहते हैं कि हम सबको मिलजुल के लेके साथ चलें पाकिस्तान की खातिर, और जो इश्यूज़ हैं कम से कम वो उनको एक डेमोक्रेटिक सेटअप में डिस्कस किया जाए और डायलॉग हो, और डायलॉग होगा तो वे फॉरवर्ड निकलेगा। डायलॉग हो तो शायद कोई रास्ता निकल पाएगा, लेकिन शायद ये तलखी इतनी जल्दी ख़त्म होते हुए हमें नजर। प्रोग्राम के सेगमेंट से मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, तैमूर साहब आपका, अकील साहब आपका और जनाब अतर काजी साहब का। एक ब्रेक के बाद सानेहा 9 मई हो गया, कानूनी मामलात हैं क्या, एग्जैक्टली कहाँ पर खड़े हैं वो केसेस जिनके अंदर इमरान खान साहब को नामजद किया गया है, चाहे उनका ताल्लुक लाहौर से हो या लाहौर से बाहर इस्लामाबाद से हो, कितने केसेस हैं, उनका स्टेटस क्या है, कितने लोग टोटल अरेस्ट हुए, कितने लोगों की बेल हो चुकी है, ये सब कुछ आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सानेहा 9 मई हुआ, बहुत से हमारे नाजरीन को आज भी ये एक कन्फ्यूजन है कि कितने केसेस दर्ज हुए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, किस किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इमरान खान साहब के खिलाफ टोटल लाहौर में कितने केसेस हैं, इस्लामाबाद में कितने केसेस हैं, कितने केसेस के अंदर उनकी बेल हुई हुई है, कितने केसेस के अंदर उनको मरकज़ी मुजरिम के तौर पर या मुलजिम के तौर पर नामजद कर दिया गया है, गुनहगार करार दे दिया गया है GIT के अंदर। ये तमाम सवालात हमारे और आपके जहनों में है। हमारे साथ मौजूद है जहांगीर खान साहब, लाहौर स्टूडियो के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब आपका, और यासिर हकीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, स्टार रिपोर्टर्स हैं समा के और जानते हैं कानूनी मामलात को भी, और जो केसेस हैं उसकी अच्छी टैली इनके बाद। क्विकली जहांगीर खान साहब, 9 मई के केसेस टोटल क्या है, और इमरान खान साहब के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन टोटल कितने केसेस दर्ज हुए थे सानेहा 9 मई के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, लाहौर में जो केसेस थे वो 63 FIRs 9, 10, 11, 12 और 13 मई तक दर्ज हुई हैं, जिनमें से 14 FIRs ऐसी हैं जिनमें 780A ये सेक्शन जो है वो लगाई गई थी, यानी दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत 14 मुकदमात दर्ज किए गए थे, और इन तमाम मुकदमात में मजमूई तौर पर 1919 अफराद को गिरफ्तार किया गया था टिल 19 नवंबर 2023, जिनमें से ज़्यादा नॉमिनेटेड जो मुलजिम गिरफ्तार हुए थे उनकी तादाद तो 132 थी, लेकिन 1529 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया था जिनको सिर्फ शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया था कि ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हो सकते हैं। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 54 के तहत इनकी शक की बुनियाद पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, लेकिन 19 नवंबर तक 711 अफराद जो है उनको मुकदमा में से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जबकि 422 अफराद की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई थी। लेकिन क्रैकडाउन जो है वो वक्तन फ़वक्तन जारी रहा और आज तक जो है क्रैकडाउन जारी है। दावा ये किया जाता है कि जो 9 मई के नामजद मुलजिमान हैं, 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं, जिनको के इश्तिहारी डिक्लेयर किया जा चुका है, उनकी गिरफ्तारियों के लिए जारी रहेगा। 243 अफराद जो हैं वो अभी भी
पंजाब पुलिस या लाहौर पुलिस की लिस्ट में एज अ पीओ डिक्लेयर किए जा चुके हैं, यानी इश्तिहारी डिक्लेयर किए जा चुके हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आगे हुए हैं, बिल्कुल फरार हैं। उनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। इनफैक्ट जो जिन लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, इलेक्शन में वो सीट्स जीत गए बतौर बहसीयत आज़ाद उम्मीदवार, उनकी गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई, जिनकी एक मिसाल अहमर रशीद भट्टी हैं, जो कि लाहौर की एक पीपी से इलेक्शन जीते थे और इलेक्शन जीतने के चंद रोज़ बाद ही उनको भी लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था और ये दावा किया गया था कि वह 9 मई में जिना हाउस पर हमले के मरकजी मुलजिम है और इनको जो है वो गिरफ्तार करना जरूरी था, क्योंकि उनका वीडियो एविडेंस भी मौजूद था पुलिस के पास। ये जो रिसेंटली बेल्स हो रही हैं, कभी 36 मुलजमान की, 33 मुलजमान की, ये वो लोग हैं जिनको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था, या ये उनमें से कोई भी है जो कि हार्ड कोर जिसका पता लग रहा है, वीडियो एविडेंस है इसकी? मुनीब साहब, जिन लोगों की बेल्स हो रही हैं इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको ज़ाब्ता फौजदारी यानी शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया था, लेकिन कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोड्यूस नहीं किया जा सका। इमरान खान साहब को टोटल कितने मुकदमात उन पर दर्ज हैं और कितनों में उनको गुनहगार करार दिया गया जेआईटी में? इमरान खान बराह रास्त लाहौर में 7 मुकदमात में नामजद किए गए थे। अच्छा। और जिनमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई थी, और 3 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उनको ज़िम्मियों में शामिल किया गया था। यानी लाहौर में जो इमरान खान के खिलाफ FIRs दर्ज की गई थी उनकी तादाद 10 है। 7 मुकदमात में JIT और प्रोसिक्यूशन उनको गुनाहगार डिक्लेयर कर चुकी है और इन मुकदमात में हाल ही में JIT की जानिब से ये फैसला भी किया गया था कि बानी PTI की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा, लेकिन अभी उसका स्टेटस ये है कि अदालत की जानिब से 4 मुकदमात में उनकी ज़मानत कन्फर्म हो चुकी है, जबकि 3 मुकदमात जो है वो 15 मार्च को फाइनल कॉल है, जिनमें जिना हाउस पर हमले का मुकदमा है, अस्करी टावर पर हमले का मुकदमा है और शादमान थाने पर हमले का मुकदमा है। और ये फैसला जो है 15 मार्च को किया जाएगा कि इनकी ज़मानत कन्फर्म होगी या ज़मानत इनकी मनसूख की जाएगी। लेकिन JIT और प्रोसिक्यूशन इन 7 मुकदमात में बानी PTI को गुनाहगार डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक, मतलब ये 7 मुकदमात है टोटल लाहौर में नॉमिनेटेड, और पंजाब में जो मुकदमात हैं वो 19 हैं इमरान खान साहब, बिल्कुल टोटल 19 हैं, लाहौर में 7। ठीक, यासिर साहब जरा आप बताइएगा, आपके पास क्या टैली है कि वहां पर जितने भी 9 मई के हवाले से केसेस हुए, अगर मैं इस पर आ जाऊं पहले कि इमरान खान साहब को कितने केसेस के अंदर नामजद किया गया और कितने केसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन ने ये उनको मरकजी मुलजिम करार दे दिया या उन्हें गुनहगार करार दे दिया है? देखें मुनीब साहब, रावलपिंडी में, सिर्फ रावलपिंडी में बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ 14 मुकदमात डाल जाएंगे। इन 14 मुकदमात में से 13 मुकदमात रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट और एक मुकदमा जो है वो डिस्ट्रिक्ट अटक में दर्ज हुआ, जिसमें उन्हें बराह रास्त नामजद नहीं किया गया। मुख्तलिफ 164 के बयानात जो मुलजमान गिरफ्तार हुए, जिनमें से 3 मुलजम ऐसे हैं जो साबिक अरकान पंजाब असम्बली हैं और एक मुलजम ऐसे हैं सदाकत अली अब्बासी जो साबिक मेंबर कौमी असम्बली थे। उनके जो एतराफ़ी बयानात उन्होंने मुख्तलिफ कोर्ट्स में या किसी एडिशनल कमिश्नर के सामने रिकॉर्ड कराए, मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराए, उनकी बुनियाद पर उन्हें मुलजम नामजद किया गया। और इमरान खान पर ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 201 यानी शफायत छुपाने और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 21(1)80A के तहत उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए। ये 14 मुकदमात हैं रावलपिंडी डिवीज़न में इमरान खान के खिलाफ। इन 14 मुकदमात में मजमूई तौर पर इस वक्त तक 498 मुलजमान गिरफ्तार हुए और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को भी अगर शामिल किया जाए तो मजमूई तौर पर 500 मुलजमान गिरफ्तार हुए, जिनके खिलाफ इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में ट्रायल चल रहा है और इसका ट्रायल जो है वो जेल ट्रायल के दौरान किया जाता है। इसके अलावा तकरीबन 2100 के लगभग मुलजमान इनमें शक की बुनियाद पर शामिल हैं या जो नॉमिनेटेड हैं, जो PTI की मरकजी क़यादत है, जिनमें बहुत सारे अब दोबारा इलेक्शन लड़कर मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में दोबारा मुंतखब भी हो चुके हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी की जाती रही, उनके वारंट गिरफ्तारी भी हासिल किए गए, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। सबसे बड़ा मुकदमा जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में था वो GHQ गेट पर हमले का था, जिसका मरकजी मुलजम साबिक सूबाई वजीर कानून पंजाब राजा बशारत को नामजद किया गया था, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। और वो रावलपिंडी कैंट का वही हल्का जिसमें उन पर एक मरकजी मुकदमा GHQ गेट पर हमले का दर्ज किया गया था, उसी हल्के से दोबारा मेंबर कौमी असम्बली का इलेक्शन उन्होंने लड़ा और वो अभी अपनी एक पटिशन भी लेकर गए हुए हैं कि वो जीते और जो कुछ लिटिगेशन थी वो हवाले से उनकी चल रही है। लेकिन एक साबिक सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज़ जो थे वो PP 17 से और एक साबिक MPA एजाज खान जाजी PP 16 से उन्होंने दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लिया, वो भी पुलिस अभी तक उन्हें भी गिरफ्तार करने में नाकाम है। इमरान खान के खिलाफ जो केसेस रावलपिंडी में हैं उन पर जो
तमाम का तमाम वजन डाला गया है वो 3 एतराफ़ी बयान है साबिक मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी का, और इसी तरह साबिक चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट और साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी के जो एतराफ़ी बयान थे उनकी बुनियाद पर उन पर ये तमाम मुकदमात जो थे उनकी सारी तफ्तीश जो थी वो कंक्लूड की गई, और GIT ने इन्हीं बयानात की बुनियाद पर उन तमाम केसेस में इमरान खान को मुलजिम नामजद किया। और इस तमाम की तमाम तफ्तीश के बाद जो है इन तमाम मुकदमात लोगों की बेल हो चुकी है इसमें, टोटल केसेस के अंदर कितने लोगों की बेल हो चुकी है? देखें मुनीब साहब, चूंकि इसमें तकरीबन 2,500 से ज़ायद लोगों को नामजद या इनडायरेक्टली शक की बुनियाद पर शामिल किया गया था। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और इसी तरह शेख रशीद अहमद, राशिद शफीक और जो शरियार अफरीदी थे, इस तरह की जो मेन क़यादत इसमें गिरफ्तार हुई थी वो तो तमाम के तमाम बेल पर जा चुके हैं। 498 मुल्ज़मान जो जिनके खिलाफ अब ट्रायल चल रहा है, 2 दफ़ा उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात में ज़िमनी चलान जो है वो अदालत में जमा कराए चुके हैं। वो तमाम के तमाम इस वक्त जो है वो अपनी जमानतों पर अदालतों में पेश हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका और जहांगीर खान साहब आपका। इस प्रोग्राम के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर हमने कोशिश की अपने व्यूअर्स को इस हवाले से इंफॉर्मेशन देने की कि एक्चुअली असल में 9 मई के कितने मुकदमात हैं, इमरान खान कितनों में नामजद हैं, कितने लोगों की बेल हो चुकी है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आपके सामने रखा। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।